हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं हरिओम कुशवाहा। आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस कराऊंगा। क्लास 10th की साइंस को समझने से पहले हमें कुछ छोटा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए साइंस में, कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी कैटेगरी हैं। ठीक है ना फ्रेंड। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं विज्ञान। व्हाट इज अ साइंस। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। ठीक है ना फ्रेंड। चलिए, तो विज्ञान यानी अगर अपन लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस ज्ञान। क्या आएगा इसका संधि विच्छेद, बी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड विशेष ज्ञान। क्या होता है जिसका अर्थ विशेष ज्ञान। तो अब हमें इस विशेष ज्ञान को ही समझना है। ठीक है ना फ्रेंड। तो हम बात करें विज्ञान, तो विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। तो प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, कि प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर फ्रेंड हम विज्ञान की भाषा को सरल भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं और हमें उसका स्पष्ट रूप से या सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट स्पष्ट रूप से जो भी विशेष ज्ञान या जो नॉलेज हमें प्राप्त होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक अध्ययन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो विज्ञान की असंख्य शाखाएं हैं। ठीक है, तो हमें क्लास 10th के हिसाब से पढ़ना है, तो इसलिए हमें ओनली साइंस की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो है 3। कौन कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। तीसरा, भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं। तो हमें क्लास 10th के सिलेबस के आधार पर पढ़ना है, जो आपकी क्लास 10th के सिलेबस में दिया गया है कि आपके 5 चैप्टर रहेंगे रसायन विज्ञान के, 5 चैप्टर रहेंगे आपके जीव विज्ञान के, 5 चैप्टर रहेंगे आपके भौतिक विज्ञान के। तो हमें इन जो आपके क्लास 10th में जो साइंस है यानी इन 5 भागों से मिलकर ही आपकी क्लास 10th की साइंस बनी है। तो हमें इन 5 भागों यानी कह सकते हैं कि 5, 10, 15 पार्ट 15 चैप्टरों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले रसायन विज्ञान की, कि पदार्थ की भौतिक अवस्था, उनके गुणों एवं उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या है इसकी परिभाषा, कि पदार्थ की भौतिक अवस्था, उनके गुणों एवं उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जिसे अपन लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड जीव विज्ञान की। ठीक है ना, किसकी फ्रेंड, जीव विज्ञान की। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें हम जीव जंतुओं एवं पौधों के आंतरिक एवं बाहरी भाग का पूर्ण अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बात करते हैं भौतिक विज्ञान, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप तथा द्रव्यों से उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड रसायन शास्त्र। ठीक है, कि रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र की हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में जो रसायन शास्त्र है यानी इसमें हमें पदार्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले समझना है कि वास्तव में जो पदार्थ होता है, पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो पदार्थ की परिभाषा रहेगी कि ब्रह्मांड का वह भाग
जिसका द्रव्यमान एवं आयतन दोनों नियत होता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका द्रव्यमान एवं आयतन दोनों नियत होता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं कि हवा, जल, कलम, किताब आदि। मतलब हवा है, जल है, आपकी कलम है, किताब है, इनका जो द्रव्यमान रहेगा वो बिल्कुल कैसा रहेगा, नियत रहेगा, और जो इनका आयतन है वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो भी ब्रह्मांड का वह भाग जिसका द्रव्यमान एवं आयतन दोनों नियत हो या नियत होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं कि हवा, जल, कलम, किताब आदि। ठीक है ना फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं, पहला भौतिक अवस्था, दूसरी रासायनिक अवस्था। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के अंतर्गत आपको पता है कि आपने 9th में ही पढ़ चुके हैं आप लोग कि भौतिक अवस्थाएं या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, या भौतिक अवस्था के अंतर्गत जो अवस्थाएं होती हैं तो उसे अपन लोग पहले को बोलते हैं ठोस, दूसरा द्रव, तीसरे को गैस। यानी जो आपकी भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत जो भी अवस्थाएं आती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, ये आती हैं भौतिक अवस्था के अंतर्गत। अब बात करते हैं रासायनिक अवस्था। तो जो रासायनिक अवस्था के अंतर्गत जो भी आपके अवस्थाएं या जो भी पदार्थ आते हैं, यानी रासायनिक अवस्था के अंतर्गत जो पदार्थ आते हैं, पहला आता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा आता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। ठीक है ना फ्रेंड। हाँ, अब देखिए फ्रेंड, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत यानी आता है आपका तत्व, यानी एलिमेंट, और दूसरा होता है आपका यौगिक, जिसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। हाँ, तो अब देखिए, और ये तो हो गया शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व आता है और यौगिक आते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आ सकता है। अशुद्ध पदार्थ यानी यहाँ पर क्या है, हाँ, मिश्रण। ठीक है ना, अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है, मिश्रण। ठीक है ना, यानी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है आपका मिश्रण। ठीक है। हाँ, अब देखिए, जो तत्व होते हैं कि जो तत्व हैं तो तत्व के अंतर्गत क्या होते हैं, है ना फ्रेंड, कि जो आपके जो तत्व होते हैं तत्व के अंतर्गत क्या होते हैं, तो तत्व के अंतर्गत आते हैं आपका धातु और अधातु और उपधातु। ठीक है ना। अब जो यौगिक हैं, यौगिक के अंतर्गत आते हैं आपके 2 प्रकार के यौगिक। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एक तो कार्बनिक यौगिक जिसे अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक, और एक होता है आपका अकार्बनिक जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है ना फ्रेंड। हाँ, अब बात करते हैं जो यानी अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है मिश्रण। तो मिश्रण अब 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है मिश्रण, एक होता है आपका सममांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, यानी अपन को अब इनकी परिभाषाओं के बारे में फोकस करना है कि जो ठोस किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, है ना, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। इस प्रकार से अपन को इनके बारे में अब पढ़ना है। ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले भौतिक अवस्था। जो आपकी जो भौतिक अवस्था है, यानी जो अपन पढ़ चुके, तो इसके बारे में अब थोड़ा अपन बेसिक और इसका गहराई में अगर अध्ययन करें तो भौतिक अवस्था जो है यानी ठोस। अब ठोस की परिभाषा पढ़ेंगे अपन, तो ठोस की परिभाषा में क्या आएगा जी, भौतिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है ना। तो अब जो ठोस है, अब ठोस की परिभाषा क्या बनेगी, ठोस की परिभाषा रहेगी कि वैसे पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों कैसे हो फ्रेंड, निश्चित हो, है ना। वैसे पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं बर्फ है, नमक है, हीरा है, चीनी है, या आदि और भी अपन लोग कह सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। ठीक है, तो यानी जिसका आयतन तथा आकार दोनों कैसे हो फ्रेंड, निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। तो देखो, आयतन का मतलब समझते हो ना फ्रेंड आप। आयतन जैसे सपोज करिए हमारे पास एक क्या है, एक जी ढक्कन है। ठीक है ना, यानी जे जहाँ पर जे रखा है जी ढक्कन, जितनी जगह में जी मतलब जितनी जगह जी घेरे हैं जी ढक्कन, यानी जो पेन का जी आप कैप मान सकते हो उसको, जी पेन का कैप है, यानी जितनी जी जगह घेरे हैं इसको बोलती है आयतन। और इसका जो आकार, यानी आकार कैसा है इसका, देखिए, यानी इसका जो आकार है कैसा है, बिल्कुल निश्चित है।
है ना, कैसा इसका जो आकार है वो बिल्कुल निश्चित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यानी आयतन तथा आकार दोनों कैसे निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं द्रव, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर है क्या आपकी द्रव। तो वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया कि जल, दूध, एल्कोहल आदि। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कि आयतन कैसा हो, निश्चित हो। आयतन तो कैसा उसका निश्चित रहेगा, ठीक है, लेकिन जो आकार रहेगा, आकार कैसा रहेगा, आकार रहेगा अनिश्चित, है ना। जैसे कि मान के चलिए आप जल को अगर किसी बर्तन में रखोगे तो वो उसी बर्तन का रूप धारण कर लेगा जिस बर्तन का जैसा रूप है, ठीक है। अगर आप जल को अगर एक छोटे से कप में रखोगे तो वो कप का रूप धारण कर लेगा। अगर अगर उस जल को आप प्लेट में रखोगे तो वो प्लेट की सतह की तरह, मतलब जो प्लेट की क्षेत्रफल रहेगा वो उसी का रूप धारण कर लेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जल होता है यानी द्रव में क्या होता है कि जो जल होता है वो उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, बल्कि आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्रेंड गैस। तो वैसे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। उदाहरण के थ्रू हम बता सकते हैं कि वायु यानी जो आपका ऑक्सीजन रहती है वो क्या रहेगी आपकी, उसका जो आयतन है एवं आकार दोनों कैसे हैं, अनिश्चित हैं। CO2 एग्जाम्पल के थ्रू मान सकते हैं, अमोनिया मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, नाइट्रोजन मान सकते, यानी जो भी आपकी गैसें, हीलियम है, नाइट्रोजन है, इस प्रकार से जो भी आपकी गैसें रहेंगी वो सब क्या किसकी श्रेणी में आएंगी, वो आएंगी आपकी यानी अनिश्चित हैं। कैसे इनका आयतन एवं आकार कैसा है, दोनों क्या है, अनिश्चित हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोग ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा बता सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अवस्था यानी इस वाले भाग की, यानी जे आपका जे रहेगा रासायनिक अवस्था है, ठीक है ना। यानी रासायनिक अवस्था इस वाले भाग की बात करेंगे यहाँ पर लोग। तो जो रासायनिक अवस्था के अंतर्गत आता है आपका शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा कह रहेगी ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के थ्रू हम बता सकते हैं सोना, तांबा, है ना, आदि, इस प्रकार से कह सकते हैं। और जो अशुद्ध पदार्थ तो आप जानते हो, जैसे कि अगर किसी चीज़ का यानी किसी चीज़ का मिलना यानी मिक्स होना, वो यानी मिश्रण कह सकते हैं आप लोग, या उसे या अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अनेक किस्म के कणों से मिलकर बने होते हैं, उदाहरण के थ्रू हम बता सकते हैं कि चाहे उसको मिश्रण कह दो या आप कह सकते हैं कि जो लोहे होता है या जो रेत होता है वो एक प्रकार से क्या है आपका अशुद्ध पदार्थ ही है, ठीक है ना फ्रेंड। अब बात करते हैं जो तत्व की परिभाषा क्या रहेगी कि किसी भी द्रव्य के शुद्धतम रूप को हम तत्व कहते हैं। देखो अब किसी भी द्रव्य है या इसको पदार्थ भी कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के शुद्धतम रूप को हम तत्व कहते हैं या किसी भी द्रव्य के शुद्धतम रूप को हम तत्व कहते हैं, ठीक ना फ्रेंड। अब इसकी दूसरी परिभाषा क्या रहेगी कि ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से निर्मित होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो तत्व यानी हमारी आवास श्रेणी में यानी जो क्लास 10th की जो आवास श्रेणी है, तो यानी हमारी आवास श्रेणी में और जो हमारे साइंटिस्टों ने ओनली 118 तत्वों की खोज अभी तक की है। कितने, 118 तत्व, कितने फ्रेंड, 118 तत्व यानी खोजे हैं अभी तक, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए अब बात करते हैं यौगिक। तो यौगिक क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि जल, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी यानी देखो यहाँ पर परिभाषा में क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक तत्व। देखो अब आपको जो पता है कि जैसे हम बात करते हैं जल यानी H2O की, तो देखो इसमें कितने तत्व यानी आप कह सकते हो कि देखो एक तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो है और एक जो ऑक्सीजन है, तो यानी तत्व प्लस तत्व यानी किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का। किसका निर्माण फ्रेंड, यौगिक का, है ना। परिभाषा पर अपन ने जी लिखा है कि दो या दो से अधिक तत्व के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। उदाहरण के थ्रू जल, अब नमक का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं NaCl, है ना फ्रेंड। इसी प्रकार CO2 भी लिख सकते हैं। देखो आपका जी क्या है, एक तत्व जी है एक तत्व जी है, यानी तत्व तत्व जब आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ, यौगिक का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं फ्रेंड मिश्रण। मिश्रण क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाते हैं तो बनने वाला नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व यानी ऑक्सीजन यानी O+O आपका जे तत्व है, जे तत्व है, यानी जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, यौगिक कह सकते हैं कि जी हमारा एक NaCl जी पूरा क्या रहेगा, एक आपका यौगिक रहेगा। क्या रहेगा आपका जी, यौगिक, या CO2 क्या रहेगा आपका, एक यौगिक रहेगा। तो यानी तत्व प्लस तत्व जब या यौगिक प्लस यौगिक
जब आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। क्या बनता है फ्रेंड? मिश्रण बनता है। तो मिश्रण की परिभाषा आप बता सकते हैं। क्या बनता है फ्रेंड? मिश्रण, ठीक है ना? क्या बनता है फ्रेंड? मिश्रण, ठीक है। हाँ, चलिए अब बात करते हैं धातु। धातु एक सिंपल सी परिभाषा में आप बता सकते हो कि धातुएं जो होती हैं आसानी से धनायन बनाती हैं या देती हैं। और धातुएं कैसी होती है, आप यानी कि अगर धातुओं की परिभाषा के बारे में बात की जाए तो धातु और बता सकते हो कि धातुएं कैसी होती है? चमकीली होती हैं। धातुएं कैसी होती है? सुचालक होती हैं, है ना? तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। और जो अधातु हैं, अधातु की परिभाषा भी बता सकते हो कि अधातुएं आसानी से क्या करती हैं? ऋणायन बनाती हैं, ऋणायन देती हैं, ठीक है ना फ्रेंड? तो अधातु अपने की जो विपरीत होती है धातु की, कि अधातु जो होती है वो कैसी होती है? कुचालक होती हैं। देखो, धातु होती है सुचालक, और जो आपकी अधातु रहेंगी वो कैसी रहेंगी? कुचालक रहेंगी। और ये क्या होती हैं? ये चमकहीनता इनमें पाई जाती है। अधातु में क्या पाई जाती है? चमकहीनता। इनमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। और इसमें अधातु में क्या पाई जाती है? चमकहीनता, यानी इसमें कम चमक पाई जाती है। अब बात करते हैं उपधातु। उपधातु क्या है? कि वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु के गुण पाए जाते हैं, है ना? वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु के गुण पाए, हाँ, ऐसे 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 तत्व जिनमें धातु या एवं अधातु के गुण पाए जाते हैं, उदाहरण के थ्रू हम बता सकते हैं कि उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण के थ्रू हम बता सकते हैं सिलिकॉन जी रहेगा या जर्मेनियम जी रहेंगे, ये सब क्या आपके उपधातु हैं, ठीक है ना? हाँ फ्रेंड, अब देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए फ्रेंड हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, ठीक है ना? हाँ, और अब बात करते हैं चैप्टर के जो क्वेश्चन रहेंगे। तो अब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर फोकस करते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बात करते हैं अध्याय नहीं, चैप्टर पे आते हैं। अब सीधा चैप्टर पे आते हैं, यानी अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट यानी क्लास 10th का जो साइंस है अध्याय फर्स्ट, उसका नाम है क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी पहला प्रश्न आपका लिया गया है अध्याय फर्स्ट से, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अब इसकी आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुणों वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही है कि देखो, जब कोई अन्य पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बना, यानी H2 + Cl2 ने जब आपस में अभिक्रिया की तो क्या बना? 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, ठीक है ना फ्रेंड? अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, इसके बारे में अपन लोग आगे अभी नेक्स्ट अगला जो आपका चैप्टर रहेगा, यानी अध्याय सेकंड यानी अम्ल क्षारीय एवं लवण, उसके बाद उसमें अपन लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना? हाँ, अब इसके बाद देखो दूसरा है आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये आपका दूसरा पदार्थ है, ये भी आपका दूसरा पदार्थ है। जब इन दोनों ने आपस में क्रिया की तो क्या बना? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है ना फ्रेंड? हाँ, अब बात करते हैं सेकंड आपका जो क्वेश्चन रहेगा, यानी प्रश्न क्रमांक दूसरा रहेगा, वो क्या रहेगा कि जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जी ध्यान रखना है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और जी आपके पेपर में कई बार पूछा भी है, ठीक है ना? कि हाँ, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के थ्रू हम बता सकते हैं कि 2H2 + O2 क्या बना? 2H2 यानी, हाँ, अब देखो, अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण क्या है? अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण का मतलब होता है छोटा सा रूप, यानी अगर हम इसको लिखते हैं, अगर हिंदी में लिखते हैं तो हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन क्या होता ना? ऑक्सीजन प्लस, यानी जी बनता क्या? हाइड्रोक्साइड क्या बनता? हाइड्रो ऑक्साइड। यानी इसको देखो, इसको लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता है, तो इसलिए हम संक्षिप्त विवरण यानी छोटा सा रूप इनको शॉर्टकट यानी इनके संकेतों के रूप में लिखते हैं या सूत्रों के रूप में लिखते हैं, ठीक है? तो क्या लिखा हमने? H2 यानी हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H2, ऑक्सीजन का यानी O2 प्लस जब इन्होंने आपस में अभिक्रिया की तो क्या बना? H2O यानी हाइड्रोक्साइड। तो इनको हमने क्या किया? संकेतों के रूप में लिख दिया, जिसका एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये आपका यानी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका आपने आंसर इस प्रकार से दे सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड? हाँ, अब अपन लोग अगले वीडियो में अब अगले जो क्वेश्चन रहेंगे उनके ऊपर फोकस करेंगे। प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।